हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो से हम साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है ये। इस पूरे चैप्टर में हमें एलिमेंट्स के दो मेन टाइप्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि जब मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स एयर, वाटर, एसिड या फिर दूसरे मेटल या नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। और उसके बाद हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी है। उसके बाद जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो किन चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोरोजन। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Metals and non-metals. On the basis of properties, all the elements are divided into two main parts. इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं जानते हैं ना? द सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसे सब्सटेंसेज जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज को बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट दो पार्ट में कैटेगराइज्ड किए गए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक और टाइप होता है मेटेलाइट्स, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन हमें इनके दो मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले है मेटल। Metals are the elements which form positive ions by losing electron and form cations. Metals उन elements को कहते हैं जो कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं Km, तो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8, और लास्ट M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक, तो ये जो वैलेंस शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है 1, ये सोडियम यानी ये मेटल्स खुद को स्टेबल बनाने के लिए इसको लूज़ कर देते हैं। तो जब ये मेटल इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो इस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक, तो ऐसे करके ये बन जाता है सोडियम आयन। तो मेटल्स उन्हीं एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया गया है। ठीक, एंड फॉर्म कटायन। ठीक, तो मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि पॉजिटिव आयन यानी कटायंस का फॉर्मेशन करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। पहला है मेटल्स आर लशरस हैव शाइन। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी ये है कि इनमें चमक पाई जाती है, यानी ये शाइनिंग होते हैं। लेकिन जब मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं तब इसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इनमें डल अपीयरेंस आ जाता है। ठीक, यानी उनमें जब ऑक्साइड की लेयर जम जाती है तब इनका जो अपीयरेंस होता है वो डल हो जाता है। लेकिन जब हम उसको दोबारा से सैंड पेपर से क्लीन करते हैं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, यानी उसमें दोबारा से चमक देखने को मिलती है हमें। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या कि सोडियम एक मेटल होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी लशरस देखने को नहीं मिलता है, यानी उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती है। ठीक, ये एक्सेप्शन सारे आप याद रखिएगा। दूसरा है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जनरली हार्ड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्या? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सभी हैं तो मेटल्स, लेकिन ये हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। यानी अगर आप इनको अगर नाइफ़ की हेल्प से काटना चाहें तो ये आसानी से कट जाते हैं। ठीक, तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है। तीसरा है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मली जितने भी सारे मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। चौथा है मैलिएबल, बिटन इनटू शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मैलिएबिलिटी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें मेटल्स बिना टूटे थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट यानी बेस्ट मैलिएबल मेटल माने जाते हैं। पांचवा है डक्टाइल। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक, तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जैसे गोल्ड है, ये मोस्ट डक्टाइल मेटल्स माना जाता है। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तब उससे 2 किलोमीटर लेंथ की वायर तैयार की जा सकती है। ठीक, तो इनमें डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अलग अलग मेटल्स में अलग अलग मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी देखने को मिलती है, सब में सेम नहीं होती है। छठा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स
हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरीके से कंडक्ट कराते हैं। जो सिल्वर है और कॉपर, इनको बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट माना जाता है। लेकिन जो लीड और मर्करी होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कराते हैं लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं, ठीक, तो इनको पुअर कंडक्टर बोला जाता है। सातवां है मेटल्स और सोनरस। सोनरस यानी कैन प्रोड्यूस साउंड। मेटल्स सोनरस होते हैं यानी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आठवां है हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स की डेंसिटी और इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है क्या, कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। और अगर हम बात करें गैलियम और कैल्शियम की, ये दो मेटल्स होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है। अगर आप इसको अपनी हाथ पे रखें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि ये आपकी पाल में यानी आपकी हथेली की हीट से ही इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक, तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। द एलिमेंट्स विच फॉर्म अनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जो कि अनायंस का फॉर्मेशन करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो पहले शेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में यानी एल शेल में आता है 8 इलेक्ट्रॉन, अब बचे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो एम शेल की एबिलिटी होती है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो एम शेल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट वाला शेल होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक। तो ये जो क्लोरीन है ये स्टेबल होने के लिए इसको अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को फुलफ़िल करना होगा, तो इसके लिए आसान होगा इलेक्ट्रॉन गेन करना, ना कि लूज़ करना। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, ठीक। तो ये जो क्लोरीन है ये किसी और का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद इसके में जो एम शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऐसे करके ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब इस पर निगेटिव साइन आ जाता है, और ये निगेटिव साइन क्या है, क्लोरीन आयन है यानी अनायन है, ठीक। तो ऐसे ही एलिमेंट्स जो कि अनायन का फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, ऐसे ही एलिमेंट्स को नॉन मेटल बोलते हैं। जितने भी सारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा यानी 5, 6, 7 या फिर 8 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, इसीलिए वो गेन करते हैं ना कि लूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। तब हम इसकी भी पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सब इसमें अपोजिट हो जाएगा, ठीक। पहला है नॉन लशरस। मेटल लशरस होते हैं तो ये नॉन लशरस होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है, क्या, आयोडीन जो है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनिंग होता है, यानी इनमें लश्यर देखने को मिलता है, ठीक। तो मेटल्स में जो एक्सेप्शन था वो था सोडियम, और नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है आयोडीन का। दूसरा है जनरली सॉफ्ट। मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड होता है डायमंड, ये एक नॉन मेटल है और ये कार्बन का एक एलेट्रॉफ है। तीसरा है सोडियम एंड गैस, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी जो स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, ये या तो सॉलिड होती है या तो गैसियस होती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है क्या, ब्रोमाइन एक नॉन मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और मेटल्स में क्या था, मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ 2 ही एलिमेंट ब्रोमाइन और मरकरी यही लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, बाकी सारे या तो सॉलिड गैस में पाए जाते हैं या फिर गैसियस, ठीक। चौथा है नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी जब आप इनकी वायर बनाने की कोशिश करते हैं तब ये टूट जाते हैं, ठीक, ब्रेक कर जाते हैं, इसीलिए ये वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। छठा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है, ग्रेफाइट जो ये पेंसिल की ये जो नोक होती है यानी पेंसिल जिस लीड की बनी होती है उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट एक कार्बन का एलेट्रॉफ होता है। एलेट्रॉफ किसे बोलते हैं, एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट।
ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन है। डायमंड भी कार्बन का एक एलोट्रॉफ है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये अलग अलग स्टेट में, यानी इसकी अलग अलग फिजिकल स्टेट पाई जाती है। जैसे ये डायमंड और ये ग्रेफाइट, ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉफ है। ठीक, तो ये जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, और ये एक तरह से इसका एक्सेप्शन भी है। सातवां है नॉन सोनरस, इसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट और लो डेंसिटी। सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, हाइड्रोजन इज़ द ओनली नॉन मेटल्स विच फॉर्म कटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि कटायन का फॉर्मेशन करता है, यानी ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये हाइड्रोजन होता है उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये स्टेबल होने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जब लूज़ करता है तब इस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है और ये कैटायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कैटायन का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन। लशरस मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो लशरस मेटल होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी होते हैं, यानी वो लाइट को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, और इसी वजह से उनमें जो शाइनिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। गैलियम कैल्शियम, गैलियम का फॉर्मूला होता है Gm और कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Cs। कैन एवापोरेट बाय हीट ऑफ आवर पाल्म। जो ये गैलियम और कैल्शियम होते हैं ये इतनी इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इनका कि अगर हम इसे हथेली पे रखते हैं यानी पाल्म पे रखते हैं तब ये एवापोरेट कर जाते हैं हमारी हथेली की गर्मी से। ठीक, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनके जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें 4 से कम, यानी 1, 2 या फिर 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, और मूव करने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास होने लगती है, कंडक्ट होने लगती है। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं। ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। अब तक हमने नॉन मेटल और मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे तो उनमें काफ़ी सारा एक्सेप्शन देखने को मिल रहा था। ठीक, तो इसीलिए जो मेटल्स या फिर नॉन मेटल हैं इनको इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किया गया है, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे एक्सेप्शन थे। इसीलिए जो मेटल्स हैं उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे की बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो किन चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, आइए समझते हैं। मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल प्लस में O2, जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल, सोडियम प्लस में ऑक्सीजन, ये मेटल है और ये हो गया ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। ऐसा ही है पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये सारे इधर क्या है, मेटल्स हैं, और ये जब आपस में यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब बना रहे हैं मेटल ऑक्साइड। तो मेटल्स की पहली तो केमिकल प्रॉपर्टी यही है कि जब भी जितने भी सारे मेटल्स होते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली कैन कैच फायर इट केप्ट इन ओपन। ये जो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये जितने भी सारे मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जब इनको हम ओपन यानी एयर के कांटेक्ट में रखते हैं और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये उनसे इतनी तेज़ी से, इतनी विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि वो फायर कैच कर लेते हैं। ठीक, उनमें आग लग जाती है। टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। और इसी एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए ये जो सोडियम, पोटेशियम और ये लिथियम है इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ये लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है कि इनको केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। ठीक,
Surface of magnesium, aluminium, zinc, lead cover with thin layer of oxides which prevent them from further oxidation. ये कुछ मेटल्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जब, तो उनमें ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन होने से इनको प्रिवेंट करता है। ठीक, तो जब हम इनके जैसे मैग्नीशियम हो गया, एक्टिविटी 1.1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तब उसको हमने सैंड पेपर से क्लीन किया था। रीज़न भी आप लोग जानते हैं कि हमने उस पर जो ऑक्साइड की लेयर थी उसको रिमूव करने के लिए उसको क्लीन किया था। ठीक, तो जो ये सारे मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। ठीक, इसीलिए इनको सैंड पेपर से क्लीन करके फिर उसके बाद इसका रिएक्शन करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली। आयरन जो होता है जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में यानी सॉलिड स्टेट में होता है तब ये बर्न नहीं होता है, यानी हीट करने पर वो जलता नहीं है। लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो बड़ी तेज़ी से बड़ी विग्रसली ही बर्न करने लगते हैं। ठीक, कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर जो होता है ये बर्न नहीं करता है, जलता नहीं है, लेकिन जो हॉट मेटल होता है कॉपर का, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये आप लोगों ने एक्टिविटी आई थिंक 1.11 में पढ़ा होगा कि जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे थे यानी जब उसको हीट कर रहे थे तब वो एक ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये जो गोल्ड और ये सिल्वर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ जब आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी नीचे देखने को मिलते हैं, यानी उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत लो होती है। इसीलिए जो सिल्वर और ये गोल्ड होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर। एक टर्म आप लोगों की बुक में दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है? मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड्स एंड बेसिस बोथ टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो सभी बेसिस से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, अक्सर वो एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड्स को बोला जाता है, ऐसे मेटल ऑक्साइड को बोला जाता है जो कि एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करते हैं। ठीक, और ये साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं रिएक्ट करने के बाद, ये प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल है जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड हैं ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये थी मेटल्स की पहली केमिकल प्रॉपर्टी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। ये सभी मेटल्स में कॉमन है, गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं, आइए समझते हैं। मेटल प्लस वाटर, जब मेटल्स और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस में वाटर। और फिर जब इस मेटल ऑक्साइड को, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक, जब इसको वाटर के साथ फिर से हम रिएक्ट कराते हैं तब ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ये सभी मेटल्स में कॉमन होता है कि जब भी मेटल को वाटर से रिएक्ट कराया जाएगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, और जब मेटल ऑक्साइड को फर्दर हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तब बन जाता है हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो ये इसकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पोटेशियम प्लस में वाटर, जब पोटेशियम और वाटर का रिएक्शन कराया जाता है तब बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, और इसमें हीट भी रिलीज होती है। तो एक तरह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, अगला है सोडियम प्लस में हाइड्रोक्साइड यानी वाटर। जब सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तब फिर हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट और प्लस में हाइड्रोजन और प्लस में हीट। कैल्शियम प्लस में हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब यही बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ठीक, तो ये सब में कॉमन देखने को मिलेगा हमें।
हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करते हैं। कुछ जो हैं कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, यानी नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ हैं जो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं। कुछ हैं नहीं कोल्ड वाटर, नहीं हॉट वाटर, नहीं नॉर्मल वाटर, बल्कि वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो उनके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ऐसे मेटल जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, उनका एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर आप इनमें स्टीम पास कराएंगे या फिर हॉट वाटर से इनको रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो उनमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो ये सारे नाम आपको याद रखने कि जब भी मेटल को कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो ऐसे मेटल जो कि उससे रिएक्ट कर लेते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे मेटल का एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब रिएक्शन विथ हॉट वाटर, ऐसे मेटल जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर से ही रिएक्ट करता है। अगर आप इसमें स्टीम पास कराएं और सोचें कि इसमें रिएक्शन हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। अब अगर हम किसी भी मेटल में स्टीम पास कराते हैं, यानी ना कि कोल्ड वाटर नहीं हॉट वाटर, जब हम स्टीम पास कराएंगे तो कुछ मेटल हैं जो सिर्फ इन्हीं से रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। नो रिएक्शन विथ वाटर, और ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे है लीड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ये जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं, यानी अगर आप उसमें कोल्ड वाटर, स्टीम या फिर हॉट वाटर, कैसा भी वाटर के साथ रिएक्ट कराना चाहें तो उसमें कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ये लाइट मेटल होते हैं। ठीक, तो लाइट मेटल होने की वजह से, हल्के होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है उस पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और ये बबल की तरह फ्लो करने लगते हैं, जिसमें हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर एंड इवॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट with hydrogen gas which immediately catches fire, hence kept in kerosene। ये जो पोटेशियम और सोडियम है इसको हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के लिए, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे तब। लेकिन ये जो सोडियम और ये पोटेशियम होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत विगरसली, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंटल फायर या फिर आप कह सकते हैं कि फायर कैच कर लेते हैं। ठीक, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, जब कैल्शियम और वाटर में रिएक्शन होता है, यानी जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो वो उतना वायलेंटली नहीं करता है, लेस वायलेंट होता है नॉर्मली। ठीक, तो हमने मेटल्स की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो या तो वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन दोनों में कॉमन होगी। ठीक, इसका एग्जांपल हमने देखा, ये जो टेबल आप देख रहे हैं कि जब मेटल, ऐसे मेटल जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ऐसे मेटल जो स्टीम से करते हैं, जो हॉट वाटर से करते हैं, इन सब का एग्जांपल आप याद रखिएगा। अक्सर इससे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा मेटल है जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं? मेटल्स प्लस में डाइल्यूट एसिड। जब भी हम एसिड को लेते हैं तब हम उसे डाइल्यूट फॉर्म में ही लेते हैं। अगर हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में एसिड को लें तो वो इतना एक्सोथर्मिक होता है, ये हम चैप्टर सेकेंड में पढ़ चुके हैं कि वो जो कंटेनर होता है वो फट सकता है, ठीक, ब्रेक कर सकता है। इसीलिए हम जब भी रिएक्शन कराते हैं तो डाइल्यूट एसिड से कराते हैं ताकि अच्छी तरीके से रिएक्शन हो पाए। ठीक, तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? साल्ट, यानी मेटल साल्ट बनेगा इसमें, प्लस में हाइड्रोजन। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब उसमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। एग्जाम्पल लीजिए, सोडियम प्लस में HCl एसिड। ठीक, सोडियम और HCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NaCl। ये क्या है? मेटल साल्ट है, प्लस में हाइड्रोजन।
प्लस में हमें साल्ट और प्लस में हाइड्रोजन मिल रहा है। और ये जो रिएक्शन होता है ये सोडियम और एसिड का, ये काफ़ी वायलेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम, अभी मैंने पीछे पढ़ा कि इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस में एसिड यानी HCl। जब मैग्नीशियम और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं तब बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, साल्ट है ये, और प्लस में वाटर। ऐसे ही एल्यूमिनियम और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। जब आयरन इसके साथ रिएक्ट करता है, इसकी जगह आप दूसरा एसिड भी ले सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे HCl लिया है, तो जब आयरन और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है हमारा फेरस क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। कुछ मेटल्स, some metals do not react with acids because they are less reactive than hydrogen। रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्टिव सीरीज़ में बीच में हाइड्रोजन भी होता है। ठीक, तो उसमें इसकी रिएक्टिविटी पता चलती है। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। एसिड में क्या होता है, H+ आयन ही तो होता है, यानी हाइड्रोजन ही तो होता है। तो कुछ मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, वही लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, न कि लेस रिएक्टिव वाला। ठीक, इसी वजह से कुछ मेटल्स होते हैं वो नहीं रिएक्ट कर पाते। जैसे है कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। ठीक, ये जो एसिड है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इससे इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है HNO3। ये एक ऐसा एसिड है कि जब इससे मेटल रिएक्ट करते हैं तब इसमें हाइड्रोजन की गैस इवॉल्व नहीं होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इससे कोई मेटल रिएक्ट करता है तब वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है, जिसकी वजह से उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक, इट ऑक्सीडाइज्ड द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर। और जब इसको ये ऑक्सीडाइज करता है, जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ये क्या बनता है? वाटर। ठीक, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। जब उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद तो रिड्यूस हो गए टू एनी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये ऑक्सीडाइज्ड कर देता है यानी खुद रिड्यूस हो जाता है तो ये नाइट्रोजन की किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनमें से किसी भी फॉर्म में ये बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि कुछ एसिड, कुछ नहीं मतलब एक एसिड होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड है कि जब इससे मेटल रिएक्ट करता है तब इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जब इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है तब ये अपना ऑक्सीजन उसको हाइड्रोजन गैस को दे देता है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है? बनता है वाटर। ठीक, वाटर जब बन जाता है यानी जब वो वाटर बना लेता है उसको ऑक्सीडाइज करने के बाद तो खुद रिड्यूस हो जाता है। जब वो खुद रिड्यूस हो जाता है तो ये नाइट्रोजन के किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इन तीनों फॉर्म्स में। ठीक, तो जब मेटल्स और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा साल्ट और प्लस में वाटर। ठीक, न कि हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आप याद रखिएगा कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस में वाटर बनेगा, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा ही लेते हैं, जैसे हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज। जब मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं HNO3 से या नाइट्रिक एसिड से तो ये बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोजन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एसिड है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाता है, या फिर ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कराते हैं। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज।
ये थी मेटल्स की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी कि जब भी मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा साल्ट और प्लस में हाइड्रोजन। कुछ एक्सेप्शन थे यहाँ पे जो कि हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी पे। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। जब मेटल दूसरे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस में मेटल ए बनता है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस में मेटल बी। ठीक, तो जब मेटल का एक साल्ट सोल्यूशन और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो मेटल होता है मेटल ए, इसमें से जो मोर रिएक्टिव ज़्यादा होता है, मोर रिएक्टिव होता है, वो इसमें लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस करके इसके साथ एक नया कंपाउंड बनाता है साल्ट ऑफ सोल्यूशन ए, और ये जो मेटल बी होता है वो सेपरेट हो जाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए आप, ये आयरन है, ये मेटल, ये कॉपर सल्फेट है, ये मेटल साल्ट है, साल्ट सोल्यूशन है। ठीक, तो जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो ये जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ठीक, तो रिप्लेस करने के बाद कॉपर यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये फेरस यानी ये आयरन और सल्फेट आपस में दोस्ती कर लेते हैं और बनता है हमारा फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे क्या है, ये मेटल ए आप मान लीजिए और ये मेटल बी का साल्ट सोल्यूशन है। ठीक, तो इससे क्या हो गया कि जो साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी है वो जब मेटल ए के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बन रहा है। ठीक, क्योंकि ये इसको रिप्लेस कर रहा है मोर रिएक्टिव होने की वजह से, और प्लस में यहाँ पे कॉपर सेपरेट हो जा रहा है, मेटल भी सेपरेट हो जा रहा है। और दूसरा एग्जांपल है जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट। जब जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक अभी भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। फिर कॉपर प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, इसमें कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको रिप्लेस कर लेगा सिल्वर को, तो बनेगा हमारा कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। आई बात समझ में। तो ये इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी थी कि जब भी मेटल दूसरे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तब उसमें दूसरा मेटल साल्ट ए बन जाता है और मेटल बी सेपरेट हो जाता है। अभी तक हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। इन चारों केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ना था। पहला कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है हमारा मेटल ऑक्साइड। फिर जब हमारा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो या तो मेटल ऑक्साइड बनता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। फिर जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब मेटल साल्ट बी इसका साल्ट सॉल्यूशन और मेटल ए आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये जो एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है क्योंकि ये जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके ही तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर लेते हैं। Reactivity series is a list of metal arranged in order of their decreasing activities. रिएक्टिविटी सीरीज़ को रिएक्टिविटी एक्टिविटी भी बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या होती है, ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें मेटल्स डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी यानी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, घटती जाती है। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। जैसे सबसे ऊपर पोटेशियम दिख रहा है आपको और सबसे नीचे दिख रहा है गोल्ड। ठीक, तो पोटेशियम ऊपर है तो मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे है गोल्ड लेस रिएक्टिव है। ठीक, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं जो इसकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो पहले है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन। ठीक, बीच में हाइड्रोजन भी पड़ता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज्ड है और इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। आई बात समझ में। यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के यूजेस के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। कॉपर और एल्यूमिनियम, इनका यूज़ किया जाता है वायर बनाने में। हमारे घरों में जो वायर इलेक्ट्रिक वायर यूज़ की जाती है उसमें अक्सर आपने कॉपर वायर को ही देखा होगा, यानी कॉपर का ही यूज़ किया जाता है जो कि एक मेटल है। ठीक, तो ये एक मेटल का यूज़ है कि इनका यूज़ वायर्स बनाने में किया जाता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका यूज़ यूटेंसिल्स बनाने में यानी कंटेनर यानी बर्तन बनाने में भी किया जाता है।
सिल्वर और गोल्ड नाम से समझ में आ गया होगा कि इनका यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, या फिर डेकोरेटिंग स्वीट्स जो मिठाइयों के ऊपर जो आप देखते हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो असल में ये गोल्ड और सिल्वर ही होते हैं। इनमें इतनी मेलिबिलिटी ज़्यादा होती है कि उनको बहुत ही पतले यानी एकदम फॉइल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। इसी वजह से इनको डेकोरेटिंग स्वीट्स या फिर डेकोरेटिंग अदर मटेरियल में भी यूज़ किया जाता है। मरकरी है मेकिंग थर्मोमीटर्स, जो थर्मोमीटर होता है जिससे हम फीवर नापते हैं, उनमें जो हाँ ये मरकरी है उनका यूज़ किया जाता है, ठीक। तो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है एक मेटल मरकरी का। लीड है फॉर मेकिंग कार बैटरीज एक्सेट्रा। ये जो लीड होता है इसका कार बैटरीज बनाने में काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ यूज़ेस होते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल है उसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन को पैक करने में, या फिर सिगरेट या फिर फूड मटेरियल इनको पैक करने में इनको यूज़ किया जाता है इनका। ऐसे ही जिंक है उसका यूज़ गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है, जो कि एक प्रोसेस होती है जो कि आयरन को रस्ट होने से बचाता है, ठीक। तो उसका यूज़ उसमें किया जाता है। तो ये थे मेटल्स के कुछ यूजेस। अब तक हमने मेटल्स की फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, इसमें भी हमें यही पढ़ना है कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन, वाटर, एसिड या फिर साल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक। जो चीज़ें हमने मेटल में पढ़ी थी वही हमें नॉन मेटल में भी पढ़नी है। जैसे पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब मेटल के केस में क्या हो रहा था कि मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब नॉन मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक। तो इनमें रिएक्शन होता है, और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ये आप शायद सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, ठीक। एग्जाम्पल है जैसे कार्बन, जो कि एक नॉन मेटल है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है, नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या बन रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तब इसमें कार्बोनिक एसिड बनती है H2CO3। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की आपने पढ़ी कि जब मेटल और नॉन मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तब इसमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक होते हैं। दूसरा है रिएक्शन विथ वाटर, जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक। ये इनकी एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी ही है कि जब भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तीसरा है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, जब डाइल्यूट एसिड के साथ इनका रिएक्शन होता है तो उसमें भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता है जब हम इसे रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक। नॉन मेटल प्लस में एसिड, नो रिएक्शन। चौथा है रिएक्शन विथ salt solution, a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution। इसमें हमें रिएक्शन देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा रिएक्ट, जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ठीक वैसे ही इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है सोडियम ब्रोमाइड का, और प्लस में क्लोरीन, ये दोनों नॉन मेटल हैं, ठीक। तो ये जो क्लोरीन होता है, ये जो सोडियम होता है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है NaCl, और जो ब्रोमाइन होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला यानी क्लोरीन ब्रोमाइन को रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे साल्ट और नॉन मेटल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जब भी मेटल वाटर या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। लेकिन जब वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब उसमें बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक। ऐसे ही जब ये साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तब इसमें नॉन मेटेलिक साल्ट और प्लस में नॉन मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसके भी हम यूजेस पढ़ लेते हैं, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन यूज्ड इन मेकिंग अमोनिया, अमोनिया का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है अमोनिया बनाने में, ठीक। तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है अमोनिया इन फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक।
लिक्विड हाइड्रोजन, इसका यूज़ किया जाता है रॉकेट फ्यूल बनाने में। नाइट्रोजन प्रिजर्व फूड, जैसे चिप्स का पैकेट देखा होगा आपने, उसमें गैस भरी रहती है, तो वो जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस ही होती है। अब नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरते हैं, ये भी सवाल बनता है। क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होते हैं ये बहुत लेस रिएक्ट होते हैं, या फिर ये रिएक्ट करते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा जो फूड होता है उसमें प्रेजेंट ऑयल या फैट इनके साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड यानी चिप्स या फिर जो भी हो वो ज़्यादा समय तक स्टोर हो पाता है, प्रिजर्व हो पाता है। ठीक, तो नाइट्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक, इसका यूज़ किया जाता है प्रिजर्व फूड में। अमोनिया इसका फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिक एसिड, HNO3 फर्टिलाइजर्स, ठीक, इनका यूज़, नॉन मेटल का यूज़ इन सारी चीज़ों में किया जाता है। और है सल्फर यूज्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, गन पाउडर। गन पाउडर में किसका यूज़ किया जाता है, सल्फर का, ठीक। और सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड बनाने में भी सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट होता है। अब हमें आगे पढ़ना है कि जब मेटल और नॉन मेटल ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं, इनमें ये सारी चीज़ें हमें अगले टॉपिक में पढ़नी है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। जो मेटल और ये जो नॉन मेटल होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं, इनमें जब रिएक्शन होता है तब ये आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NCERT में भी गिवन है कि जो NaCl है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि जो Na है ये सोडियम, ये क्या है, मेटल है, और प्लस में जो क्लोरीन है ये क्या है, नॉन मेटल है। इसका ये पॉजिटिव साइन होगा और इसका ये नेगेटिव साइन होगा, ठीक। तो ये क्या है, आयन ही तो शो कर रहा है, ठीक। तो जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल से हमने समझा, एटम्स ऑफ मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कटायन। जो मेटल होते हैं रिएक्शन के दौरान अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज़ कर देते हैं। लूज़ करने पर इन पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, जिसकी वजह से ये कटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वहीं पे जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो मेटल इसने लूज़ किया था वो ये गेन कर लेते हैं अपने मेटल या फिर नॉन मेटल को स्टेबल बनाने के लिए। तो ये ऐसे बन जाता है अनायन, ठीक। तो इसमें ये क्या है, कटायन है, ये अनायन है, ठीक। तो ये जो जब आपस में बनते हैं, जब इनका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तब इसी को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जैसे मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी उनके वैलेंस शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो जब मेटल्स जो होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 से कम होते हैं। 4 से कम होने की वजह से ये स्टेबल होने के लिए इनके लिए आसान होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, न कि गेन करना। मान लीजिए किसी मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो इसको स्टेबल होने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या फिर ये इसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होगा। तो इसके लिए सिंपल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, ठीक। तो ये डोनेट कर देता है, लूज़ कर लेता है अपना इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बन जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वही जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैसे, जो नॉन मेटल हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 5, 6, 7 या 8 इतने होते हैं, ठीक। तो इनके लिए आसान क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन। फॉर एग्जांपल कोई नॉन मेटल है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसको अपने एटम को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, या फिर ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है। तो इसके लिए सिंपल है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं नॉन मेटल्स को, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो ऐसे करके जब ये गेन करते हैं तो इनमें निगेटिव साइन आ जाता है, यानी ये अनायंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर होते हैं, ठीक। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ऐसी वजह से इन पे पॉजिटिव साइन आता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बोला जाता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए
उनमें अनायन बन जाता है यानी नेगेटिव साइन आ जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। अब हमारी बुक में एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल दिया गया है सोडियम क्लोराइड। इसमें हमें देखना है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता कैसे। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसको KLm इन सेल में डिवाइड करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन को। पहला है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक, तो पहले सेल में आ जाएगा, K शेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में आता है 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो M शेल यानी जो इसका इलेक्ट्रॉन जो बचता है 1 इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट सेल जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक, तो इसमें पहले में आएगा 2, दूसरे में आएगा 8, बन गया 10। इसमें बचा कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट सेल होगा उसमें आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके इनके वैलेंस सेल जो हैं उनमें 1 और 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सोडियम को ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, क्योंकि उससे स्टेबल होना है। ठीक, और क्लोरीन को ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें ये क्या होता है कि जो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम कौन करेगा? क्लोरीन। ऐसे करके दोनों स्टेबल हो जाते हैं। व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, इट ट्रांसफ़र इट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सोडियम होता है अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी जो M शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन एटम में। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे बनता है आयोनिक कंपाउंड। आइए समझते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसको डॉट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाएगा Na, फिर ऐसे डॉट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि जो सोडियम है इसमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसको ये लेगा, एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन। अब क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। ठीक, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे इसके चारों तरफ हमें 7 इलेक्ट्रॉन बनाना है। जैसे ऊपर 2 हो गया, ऊपर 2 होगा, फिर इस साइड भी 2 होगा, इस साइड भी 2 होगा। ठीक, तो हो गया हमारा 6, यहाँ पे होगा 1 और 7। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है हमें। तो ये जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो बनेगा क्या? ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जब ट्रांसफ़र होगा तो ये दोनों कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक, तो बनेगा हमारा Na+, यानी इस पर पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ठीक, प्लस में ये क्लोरीन, क्लोरीन को ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो बना है इसी को क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये आयन के एक्सचेंज होने से बना है। हाई बात समझ में? आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। आर फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड से मिलके बनते हैं। यहाँ पर जो इनमें जो बॉन्ड है जिसकी वजह से ये बने हैं वो आयोनिक बॉन्ड ही तो है। ठीक, तो आयोनिक कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड की हेल्प से फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और ये आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल से ट्रांसफ़र होकर नॉन मेटल में जाता है, तो जब उनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उससे जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम में ऐसे बनाने को आपसे पूछ सकता है। ठीक, आयोनिक बॉन्ड और वैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो ये जो आयोनिक कंपाउंड बना है इसमें जो अट्रैक्शन यानी जो फोर्स है उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, आई बात समझ में? एक बार फिर से समझते हैं। ये था सोडियम, ये था हमारा क्लोरीन। सोडियम को ज़रूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की और क्लोरीन को ज़रूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे ट्रांसफ़र कर देता है। सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करके बतानी होंगी। ठीक, तो जब ये ट्रांसफ़र करता है तो इसके पास हो जाते हैं इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ये लूज़ कर देगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन L शेल माना जाएगा, न कि M शेल, क्योंकि M शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं।
ठीक। तो ऐसे करके जब ये यहाँ पे पहुँचता है इलेक्ट्रॉन तो बन जाता है हमारा ये कंप्लीट क्लोरीन इस पर, और ये प्लस में सोडियम, और बन जाता है सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड बनता है आयोनिक बॉन्ड से। जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं उनके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। मैग्नीशियम है, इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले करते हैं। मैग्नीशियम का होता है 12, तो पहले में आएगा 2, दूसरे में आएगा 8, तो हो गया हमारा 10। बचा कितना? 2। तो एम शेल यानी लास्ट सेल या फिर वैलेंस शेल में आएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब क्लोरीन की बात करते हैं। पीछे हमने किया था 287। ठीक। इसको ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की और इसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तब जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो इसमें 2 बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे। हमने बताया था कि इसको डॉट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। ठीक। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन दोनों को इसको ट्रांसफ़र करना है। और किसके साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं इसको? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन दो क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन की ज़रूरत है। तो जो 2 क्लोरीन है दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ये स्टेबल हो जाते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लूज़ करने पे कौन सा साइन आता है? पॉजिटिव साइन। क्या बनता है? कैटायन बनता है। ठीक। तो ये कैटायन बन जाएगा मैग्नीशियम, और प्लस में ये हो जाता है क्लोरीन, और ये 2 क्लोरीन से इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये Cl2 लेंगे हम। ठीक। तो ये बन गया क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये समझते हैं। पहला है फिजिकल नेचर। जितने भी सारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो फिजिकल नेचर होता है वो सॉलिड होता है, हार्ड होता है और जनरली ब्रिटल, कठोर होता है। ठीक। फिजिकल नेचर क्या है इनका? सॉलिड है, हार्ड है ये। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड जिस फोर्स से बना है ना वो फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसीलिए इनका नेचर भी हार्ड होता है, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। सॉल्युबिलिटी क्या है? जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ अदर सॉल्वेंट्स जैसे केरोसिन, पेट्रोल हैं उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं किसमें? मोल्टेन में, यानी सेमी सॉलिड में। कंडक्ट इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉल्यूशन में और सेमी सॉलिड में, इनमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं करा पाते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी रिजिड होता है। इस वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करा पाते। तो ये थी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। अब हमारी बुक में जो अगला टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल अर्थ पे कैसे अकर करते हैं, उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। ठीक। अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ की 3 मेन लेयर्स होती हैं, आप जानते होंगे, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। ठीक। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक। तो इसमें से जो पहली लेयर होती है क्रस्ट, वही रिच सोर्स ऑफ मेटल होती है, यानी जितने भी सारे मेटल्स होते हैं वो हमें इसी लेयर से ऑब्टेंड होते हैं। इसकी इस जगह जो सी वाटर है उसमें भी कई सॉल्युबल साल्ट यानी मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सारी चीज़ें सी वाटर से भी हमें मिलती हैं। तो मेटल के जो मेन सोर्स है वो क्या है? अर्थ क्रस्ट और सी वाटर। ठीक। यहीं से हमें मेटल्स ऑब्टेंड होते हैं। The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals। और ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट पे, ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को बोलते हैं मिनरल्स। Minerals contain a very high percentage of a particular metal and metal can be profitably extracted from it। जो मिनरल्स होते हैं और ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी मेटल उनमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और मेटल्स प्रॉफिट दे सकते हैं जिनको हम निकालते हैं, ऐसे मिनरल्स को बोला जाता है ओर्स। यानी ऐसे मिनरल्स जिनमें प्रॉफिट ज़्यादा हो और उसमें मेटल्स की परसेंटेज यानी उसका अमाउंट ज़्यादा हो, ऐसे मिनरल्स को बोला जाएगा ओर्स। आगे बढ़ते हैं।
Ores mined from earth are usually contaminated with large amount of impurities such as sand, soil, etc. called gangue. जो ओर्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो प्योर स्टेट में जैसा हम मेटल्स को यूज़ में लाते हैं वैसे तो होंगे नहीं, उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। ठीक, तो ऐसे ओर्स जो कि जिनमें सारे ये सॉयल, सैंड ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ऐसे ओर्स को बोला जाता है गैंग्यू। ये सारे टर्म आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हम इसे अलग से डिफिनेशन के ज़रिए पढ़ रहे हैं। ठीक, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी जितने भी सारे ओर होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होते हैं लेकिन इम्प्योर स्टेट में, ठीक, उनमें से जो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो केमिस्ट्री होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो इससे डील करती है, उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओर्स में से जो इम्प्योरिटी होती है उसको अलग करके प्योर मेटल को लेना ही मेटलर्जी कहलाती है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ना है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, उसका कंसंट्रेशन, उसकी इनरिचमेंट यानी कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है उसको पहले चेक किया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे सब्सटेंसेस को ही रिसोर्स कहते हैं जो कि हमें प्रॉफिट पहुंचाते हैं, जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का, वो पहले हम उसका कंसंट्रेशन चेक करते हैं। मान लीजिए कहीं पे हमने खुदाई की लेकिन हमें वहाँ पे मेटल नहीं मिला, कोई सब्सटेंस नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं पहुँचा, या फिर जितना मेटल मिला हमें उसका अमाउंट बहुत ही कम था, तो ऐसे में हमें प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा। ठीक, जितनी पैसे लगा के हमने वहाँ पे खुदाई की उतना भी अगर हमें वहाँ पे उतने भी अमाउंट में मेटल नहीं मिलता है तो वो हमारा रिसोर्स नहीं कहलाएगा। रिसोर्स वही है जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करे और हमें फ़ायदा पहुँचाए। ठीक, तो सबसे पहले इसका कंसंट्रेशन इसीलिए चेक किया जाता है कि हमें लॉस ना हो। उसके बाद जब हम उसका कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद इम्प्योर स्टेट में होता है वो उसको रिफाइन करते हैं ताकि वो यूज़ में लाया जा सके। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। सम फाउंड इन फ्री स्टेट, कुछ फ्री स्टेट में पाए जाते हैं कुछ मेटल्स, जैसे कि है गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी किसी के साथ रिएक्ट करके कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, फ्रीली ये प्रेजेंट होते हैं। एंड सम फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, कुछ कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये कंबाइंड स्टेट में है। सम इन सल्फाइड फॉर्म और ऑक्साइड, कुछ तो मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सल्फर या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड या फिर ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे है कॉपर या तो कॉपर सल्फाइड US या फिर कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर सिल्वर है, ये भी या तो सल्फाइड या फिर ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे हैं जिंक, आयरन, लीड और एक्सेट्रा। मान लीजिए जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलता है, जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, ठीक, जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, ठीक, प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, कुछ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कुछ फ्री स्टेट में होते हैं, फिर भी वो इम्प्योर ही होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, अब इसी रिएक्टिविटी की बेसिस पे जो मेटल्स होते हैं उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव, मेटल ऑफ मिडल रिएक्टिव और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव। ये तीनों टॉपिक सेपरेटली आपकी बुक में गिवन है, आइए देखते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक, जो वेरी अनरिएक्टिव होते हैं, या तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं या फिर उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो किस फॉर्म में मिलते हैं, आइए समझते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। याद रखिए जो जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जो अनरिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, ठीक। ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल, और इन मेटल के ऑक्साइड को कैसे प्योर किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, समझते हैं। बाय हीटिंग अलोन, इसको हीट करने से ही इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं यानी ऑक्साइड की लेयर को हटा सकते हैं हम। जैसे एग्जांपल है सिनेबर, HGS, ओर ऑफ मरकरी,
HGS यानी ये मरकरी का एक और है जिसे हम बोलते हैं सिनेबर। ठीक, इसमें क्या होता है, when heated in air first converted into mercuric oxide then reduced to mercury। इसको हमें अलग अलग करना है, यानी मेटल जिस स्टेट में पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में उनको हमें अलग करना है ताकि हमें सेपरेटली मेटल मिल सके। तो पहला हमने क्या लिया है, लो इन एक्टिविटी सीरीज जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है उनको कैसे हम अलग करते हैं। ठीक, ये हमें समझना है। तो हमने अभी एग्जांपल लिया था ओर ऑफ मरकरी। ठीक, जब हम इसे एयर में हीट करते हैं सबसे पहले तो जो मरकरी होता है वो मर्क्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है HgO। फिर उसके बाद हम उसको फर्दर हीट करते हैं तब वो अलग से हमें मरकरी मिल जाता है। जैसे इक्वेशन समझिए आप, हाइड्रोजन मरकरी सल्फाइड है ये HgS, इसको हम जब हीट करते हैं तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले ये रिड्यूस होता है किसमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में और प्लस में सल्फ़र डाइऑक्साइड में। ठीक, इसमें जो सल्फ़र है वो भी तो अलग होगा। फिर उसके बाद जब हम इसे फर्दर हीट करेंगे HgO को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तब ये बन जाता है इसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो सेपरेट हो जाता है, बन जाता है हमारा मरकरी और ऑक्सीजन। ऐसे करके हमारा जो मेटल है ये हमें मिल जाता है। ऑक्साइड सेल्फ रिडक्शन मेटल, जब हम हीट करते हैं तो इसमें रिडक्शन देखने को मिलता है, यानी ये इससे ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, तो इससे रिडक्शन होके हमें मेटल अपना मिल जा रहा है। ये जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करना, यानी उसको उनमें से मेटल लेना निकालना काफ़ी आसान प्रोसेस होती है। ठीक, अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। ऐसे मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक्टिविटी सीरीज़ के मिडल में प्रेजेंट होते हैं, यानी उनकी रिएक्टिविटी न तो ज़्यादा होती है न तो कम होती है। इसका एग्जांपल है जो कि मिडल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, लीड, कॉपर। यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। ये जो आयरन, जिंक के ये सारे मेटल्स हैं ये सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन। आइए समझते हैं। पहला है रोस्टिंग। सल्फाइड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। सबसे पहले जो हमें सल्फाइड लेना है, ठीक, तो सल्फाइड ओर को जब हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें काफ़ी स्ट्रांग हीट पास करानी पड़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, ये मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होता है। ठीक, न तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है न तो लेस रिएक्टिव होता है, और ये किस फॉर्म में मिलता है हमें, सल्फाइड फॉर्म में। तो हमें मिला है जिंक सल्फाइड, इसकी और मिली हमें। अब हमें इसको क्या करना है, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें हीट करना है। तो जब हम इसे हीट करते हैं तब ये किस में बन जाता है, इनटू ऑक्साइड्स। यहाँ पे बना है हमारा जिंक ऑक्साइड, प्लस में इसमें से सल्फ़र सेपरेट होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। जब ये सेपरेट हो जाता है अभी भी हमें मेटल नहीं मिला है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको रिडक्शन करते हैं, वो भी नीचे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कैल्सिनेशन, कि जो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं उनको कैसे किया जाता है, कार्बोनेट ओर्स चेंज इनटू ऑक्साइड्स। ये भी ऑक्साइड में ही चेंज होता है हीट करने के बाद, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। इसमें लिमिटेड एयर पास करानी होती है, इसमें ज़्यादा एयर यानी एक्सेस एयर पास करानी होती है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट में। ठीक, जैसे जिंकी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक कार्बोनेट, ये हमें जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में एक और मिला है, इसको हमें सेपरेट करना है। तो इसमें हम पहले हीट पास कराएंगे तो ये जो है सेपरेट होगा, तो बनेगा हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी सारे कार्बोनेट होते हैं जब उनमें रिएक्शन कराते हैं तो एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि उसमें ऑक्सीजन ज़रूरी रिलीज होती है। ठीक, इसमें हमें क्या क्या मिला, पहले में जिंक सल्फाइड में भी हमें मिला जिंक ऑक्साइड, और जिंक कार्बोनेट में भी हमें मिला जिंक ऑक्साइड। दोनों सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में हैं। अभी हमको ये मिले हैं जिंक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड के फॉर्म में। अब हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे ताकि उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट हो सके। मेटल ऑक्साइड्स आर रिडक्टेड टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। इसके लिए हमें इसको रिड्यूस कराना है, यानी इसको रिड्यूस कराने के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की भी ज़रूरत होगी। तब हम इसको कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे लेते हैं। ठीक, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, जब हम इसको कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन से, तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर लाते हैं।
कर लेते हैं तो बनता है हमारा गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस में जिंक अलग हो जाता है और हमें क्या मिला, मेटल मिला। ऐसे ही है, जिंक के अलावा हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड का। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एल्यूमिनियम का। ठीक, एल्यूमिनियम का जब यूज़ करते हैं तब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस में मिल जाता है हमारा हमें मैग्नीज, ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक, आयरन ऑक्साइड इम्प्योर आयरन और है, प्लस में एल्यूमिनियम, इसको हमने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे लिया है तो इसमें से ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस में आयरन अलग हो जा रहा है, यहाँ पे जिंक अलग हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीज अलग हो रहा है, यहाँ पे आयरन अलग हो रहा है। ऐसे करके हमें हमारा मेटल मिल रहा है और ऐसे करके हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक, प्लस में इसमें हीट भी मिलती है हमें। तो यहाँ पे आपने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मेटल, जितने भी सारे मेटल होते हैं जो कि एक्टिविटी सीरीज़ के नीचे प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, उनको सेपरेट करने का तरीका काफ़ी आसान होता है। ठीक, बस उन्हें हीट करना रहता है। फिर जो मिडल में प्रेजेंट होते हैं उनमें थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जो कि एकदम टॉप में प्रेजेंट होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ के, यानी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको सेपरेट करने की प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होती है। आइए समझते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूअर्ड टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उनको नॉर्मल प्रोसेस जैसे कि उनको हीट करना कार्बन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसे ऑब्टेन नहीं किया जाता है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स, क्योंकि ये जो कार्बन होता है इसको हमने अभी पीछे पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इसका। ठीक, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम में प्रेजेंट ऑक्साइड को। ठीक, बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है कार्बन से। दे आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो इनको तो हीट की प्रोसेस या फिर रिड्यूसिंग एजेंट इन सब से हम इनको अलग नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का हेल्प। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स इसकी हेल्प से, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की हेल्प से ऑब्टेन करते हैं। और इसी में हमारा टॉपिक दिया गया है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। नाम ही से समझ में आ रहा है कि जो मेटल होते हैं, इम्प्योर होते हैं, उनको प्योर करने की जो प्रोसेस होती है, रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अब कैसे होती है ये, आइए समझते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल इन विच इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जो एनोड होता है ये वाला, जो कि मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू कैथोड से, एनोड इसमें थिक होगा और कैथोड इसमें थिन होगा। ठीक, तो एनोड के साइड हम इम्प्योर मेटल लेते हैं एंड अ थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो कैथोड है इसको हम इसमें हम प्योर मेटल लेते हैं। ठीक, एक तरफ हम ले रहे हैं इम्प्योर मेटल, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं प्योर मेटल, और ये जो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, और ये हम इम्प्योर मेटल का सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पर होगा रिफाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है कि जो एनोड होता है, एनोड के पास होता है ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। इसमें से जो कॉपर होता है उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। पहले तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसमें जो एसिडिफाइड क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें एसिड डाला जाता है, तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट हमने लिया है। ठीक, तो इस साइड जो लेते हैं हम ना, इसमें कॉपर लेते हैं एनोड की साइड में। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक, तो यहाँ पे जब ये लूज़ करता है तो बन जाता है Cu2+। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर जो Cu2+ जो कि सेपरेट हुए थे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो इसमें इधर आने लगता है। ठीक, तो एनोड के पास होता है ऑक्सीडेशन, यानी उसमें कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं और कॉपर आयन बना लेते हैं। ठीक, फिर कैथोड के पास क्या होता है, कॉपर रिडक्शन होता है, क्योंकि जो कॉपर 2+ है, यानी कॉपर आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। ठीक,
सॉरी इसमें सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा बन जाता है कॉपर। ऐसे करके ये ऐसे सेपरेट होता रहता है। फिर जब हम देखेंगे जब ये इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते रहते हैं तब इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे जमा होने लगती हैं, किसके नीचे, एनोड के नीचे, और इसी वजह से इसको एनोड मड बोला जाता है। फिर से समझिए कि हमने यहाँ पर एनोड लिया था जो कि थिक है, कैनोड लिया था जो कि थिन है, ठीक। एनोड के साइड हमने इम्प्योर मेटल लिया था और इसकी साइड हमने प्योर मेटल लिया था। यहाँ पे हमने कॉपर लिया है, इसमें से हमें कॉपर सेपरेट करना था, ठीक। फिर हमने ये सोल्यूशन लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एसिडिफाइड इसलिए लिया ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से कंडक्ट हो पाए। इसमें से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो ये जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट था उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं पहले, फिर बन जाता है कॉपर 2+, यानी कॉपर का आयन बन जाता है। उसके बाद जो कॉपर आयन बनता है ये यहाँ पर जो ये सारे आयन प्रेजेंट होते हैं इनकी तरफ बढ़ने लगता है, ठीक। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे सेपरेट करने लगते हैं और जो इन पे इम्प्योरिटीज़ होती है ये इधर पहुँच जाते हैं। फिर जब इनमें इम्प्योरिटीज़ होती है वो धीरे धीरे नीचे ऐसे सेटल करते जाती हैं और यहाँ पे जो सेटल होती हैं एनोड के नीचे उन्हीं को बोलते हैं एनोड मड। तो ऐसे करके यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो गई, प्योरिटीज़ यहाँ पे सेपरेट हो गई। तो ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की हेल्प से जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आई बात समझ में? अब इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। इसको पढ़ते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये आप चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ चुके होंगे, ज़्यादा कुछ हमें इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। वो प्रोसेस जिसमें जब मेटल, एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो कोरोड हो जाते हैं, यानी उसमें जो मेटल होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। जब हम सभी मेटल की बात करते हैं कॉमनली तो उसमें जो मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए हम कोरोजन वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली आयरन के कोरोजन की बात करते हैं, ठीक, स्पेसिफिकली, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रस्टिंग का। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यही है कि ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रेजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम पेंटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज, इनकी हेल्प से कोरोजन को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक, ताकि वो एयर और अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए भी तो उनसे वो रिएक्ट ना कर पाए और ताकि वो कोरोड ना हो, ठीक। एलोज क्या होते हैं? आई थिंक 9th क्लास में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जब सॉलिड और सॉलिड आपस में रिएक्ट करते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जब जो कि सॉलिड और सॉलिड के आपस में कंबाइन होने की वजह से बनता है। तो एन एलो इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक, मेटल और अ मेटल एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। एलो है एक होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ठीक। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि या तो दोनों मेटल होते हैं या फिर एक मेटल एक कम अमाउंट में नॉन मेटल, इनके मिलने से बनता है। जैसे एग्जांपल है ब्रास। ब्रास क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स है, यानी जब कॉपर और जिंक को आपस में मिलाया जाता है तो जो बनता है प्रोडक्ट वही है ब्रास, ठीक। तो यहाँ पे दो मेटल्स, सॉलिड मेटल्स आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं एक एलो ब्रास। ये ब्रास है, एलो। स्टील ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के रिएक्शन से बनता है। जैसे आयरन है हमारा मेटल और ये कार्बन है हमारा नॉन मेटल, तो इन दोनों के रिएक्शन से हमारा जो बनता है स्टील वो भी एक एलो है, यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर बना है जो कि मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से बना है। तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।